पिछले वीडियोज में हम बात कर रहे थे सिंथोन और डिस्कनेक्शन या रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच के बारे में। इस संबंध में हमने टर्मिनोलॉजी पर चर्चा की, अर्थात जो मॉलिक्यूल बनाया जाना है वो हमारा टारगेट हुआ, इसका नाम टारगेट मॉलिक्यूल हो गया। दूसरा डिस्कनेक्शन, ऐसा इमेजिनरी प्रोसेस जिसमें कि पॉजिटिवली चार्ज, नेगेटिवली चार्ज या न्यूट्रल स्पीसीज जिन्हें हम सिंथोन्स कहते हैं का बनना हम बॉन्ड ब्रेकिंग के दौरान मानते हैं। यह एक इमेजिनरी प्रोसेस है, वास्तविक प्रोसेस नहीं है। अगला जो बिंदु था वो था सिंथोन, अर्थात डिस्कनेक्शन से बनने वाले वो छोटे छोटे पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल स्पीसीज जो डिस्कनेक्शन से बनते हैं। अगली थी अपनी FGI, जिसमें कि हम डिस्कनेक्शन को फैसिलिटेट करने के लिए या बेहतर ढंग से कर सकने के लिए हम एक क्रियात्मक समूह के स्थान पर दूसरे क्रियात्मक समूह का इस्तेमाल करते हैं। एक टर्मिनोलॉजी थी सिंथेटिक इक्विवेलेंट और रिएजेंट, ऐसे पदार्थ जो सिंथोन्स के स्थान पर काम करते हैं। और RASM, ऐसे पदार्थ जहाँ से कि उस टारगेट मॉलिक्यूल का निर्माण शुरू होता है। अब हम बात करेंगे डिस्कनेक्शन के संदर्भ में एक छोटे से एग्जाम्पल के बारे में। हॉथॉर्न परफ्यूम, जिसका हम रेट्रोसिंथेसिस एनालिसिस देखेंगे। यहाँ पर हॉवर्थ परफ्यूम जिसका कि संरचना जिसमें कि एक एसिटाइल ग्रुप है तथा वो एक मिथॉक्सी ग्रुप इंक्लूडेड है, जो कि बेंजीन वलय से जुड़े हुए हैं। अब हमको इस मॉलिक्यूल को बनाना है, अर्थात ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल हुआ। तो ये हमारा आपका टारगेट मॉलिक्यूल हुआ। अब इसके डिस्कनेक्शन पर बात करके चलें। यहाँ पर बेंजीन वलय से एक एसिटाइल ग्रुप तथा एक मेथॉक्सी ग्रुप जुड़ा हुआ है, अर्थात यहाँ पर 3 सेगमेंट हैं, एक OMe, एक CH3CO और तीसरा है अपना बेंजीन वलय। अब हम एक पॉइंट से इसको डिस्कनेक्ट करके देखें। अब ये जो वेवी लाइन है वो आपका यहाँ पर बॉन्ड ब्रेकिंग या डिस्कनेक्शन से संबद्ध है, जो कि एसाइल ग्रुप को रिमेनिंग टारगेट मॉलिक्यूल के हिस्से से अलग करती है। अब देखिए, हम यहाँ पर दोनों का ही डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, एसिटाइल समूह का भी और OMe समूह का, लेकिन यहाँ हम एसिटाइल समूह से चर्चा करें। अब आप देखें कि पहला रास्ता क्या हो सकता है। पहले रास्ते में अगर आप ढंग से देख पा रहे हो तो यहाँ पे देखें, एसिटाइल समूह से जुड़ा हुआ समूह यहाँ पर टूटा, तो एक जो सिंथोन है जिसमें कि बेंजीन वलय पर नेगेटिव चार्ज है, देखिए आप ऊपर की तरफ OMe के अपोजिट साइड में बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाला एक स्पीसी बनी। अब ये एक सिंथोन हुआ, पाथ A से बनने वाला एक सिंथोन ये हुआ।
तो जब बेंजीन का हिस्सा अगर नेगेटिव हो गया तो रिमेनिंग पार्ट का जो हिस्सा है, अगर आप देख पा रहे हो, तो एसाइल ग्रुप का जो CO बॉन्ड है उस पर पॉजिटिव चार्ज वाला एक मॉइटी बन गई। तो ऊपर वाला और नीचे वाला, पाथ ए में ऊपर वाला नेगेटिव हो गया, पाथ एक में नीचे वाली जो मॉइटी है साइड वाली वो पॉजिटिव हो गई। तो ये दोनों पाथ ए के लिए सिंथोन्स हुए। तो पाथ ए के सिंथोन्स हुए, ऊपर का जिसमें कि बेंजीन के ऊपर नेगेटिव है और नीचे का जिसमें कि एसाइल के ऊपर पॉजिटिव है। अब इनके सिंथेटिक इक्विवेलेंट पे बात कर चलें। अब आप देखिए कि यहाँ पे तीन तीर वाली ये जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स को दर्शाता है, अर्थात नेगेटिव बेंजीन पार्ट वाले के साथ एक हाइड्रोजन जब हमने जोड़ दिया तो वो इसका सिंथेटिक, अर्थात ये जो पीले कलर में जो पाथ ए के साथ संरचना दर्शाई गई है, वो जो गुलाबी रंग में संरचना है उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हुआ। इसी प्रकार से जो पीले रंग में एसाइल के लिए क्लोराइड दिखाया गया है वो गुलाबी रंग के पॉजिटिव पार्ट का सिंथेटिक इक्विवेलेंट, अर्थात पाथ ए में जो गुलाबी रंग की संरचना है जिसमें OMe समूह बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है और नेगेटिव चार्ज दर्शाया गया है, उसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो किरसॉल है, अर्थात वहाँ पर जहाँ नेगेटिव जुड़ा हुआ था वहाँ पर एक हाइड्रोजन आ गया। दूसरा, जो पहले वाले पाथ में जो एसाइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज था वहाँ सिंथेटिक इक्विवेलेंट के रूप में क्लोराइड आ गया है, तो एसिटाइल क्लोराइड इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हुआ। ये पाथ ये एक इमेजिनेशन है जिसमें कि हमने इस बॉन्ड को इस प्रकार से टूटा हुआ माना है जिससे कि बेंजीन पर नेगेटिव चार्ज दिखे और एसाइल पर पॉजिटिव चार्ज दिखे। अब इसी मॉलिक्यूल के लिए अर्थात हॉवर्थ परफॉर्म के लिए हम पाथ 2 पर विचार करें। पाथ 2 में जहाँ बेंजीन के ऊपर वाले में पाथ 1 में नेगेटिव माना गया था उस पोजीशन पर अब पाथ पॉजिटिव चार्ज है, यह पॉजिटिव चार्ज दर्शाया गया है। और जो दूसरा जो संरचना ऊपर वाले पाथ 1 में गुलाबी संरचना में एसाइल पे पॉजिटिव दिखाया गया था वहाँ पर इस गुलाबी संरचना में एसाइल के ऊपर नेगेटिव आ गया। तो ये दो हमारे इमेजिनेशन से जनरेटेड डिस्कनेक्शंस हैं जिनमें पाथ 1 में आपका बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और एसाइल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव बेंजीन वाले का सिंथेटिक इक्विवेलेंट हुआ आपका जो हाइड्रोजन से हमारे रिप्लेसमेंट कर देंगे, अर्थात किरसॉल हो गया, फिर यहाँ एसाइल क्लोराइड हो गया। और पाथ 2 में जो बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज वाला जो पॉइंट है उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हम देखें, और एसाइल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज वाला जो कार्बन है, अब इस पॉजिटिव चार्ज युक्त बेंजीन वाले हिस्से पर का कोई सिंथेटिक इक्विवेलेंट नहीं है। इसी प्रकार से नेगेटिव चार्ज वाले एसाइल पर कोई सिंथेटिक इक्विवेलेंट, सिंपल सिंथेटिक इक्विवेलेंट हमारे पास उपलब्ध नहीं है। अर्थात हमने उस मॉलिक्यूल को टूटने को माना, 2 तरीके से माना, उनमें से ऊपर वाला पाथ जो है वो हमारे लिए लॉजिकल डिस्कनेक्शन होगा। अब क्यों होगा? क्योंकि नीचे बेंजीन की ज़्यादातर कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, जबकि ऊपर नीचे वाले पाथ 2 में बेंजीन के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रकार की रिएक्शन हमको करानी पड़ेगी जिससे कि टारगेट मॉलिक्यूल बन पाएगा। लेकिन जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो बेंजीन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं होंगी, इसलिए इस हॉवर्थ परफ्यूम को बनाने के लिए हमको लॉजिकल डिस्कनेक्शन के हिसाब से ऊपर वाला पाथ चुनना पड़ेगा। तो ये अपनी सिंथोन समझा, डिस्कनेक्शन समझा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट के बारे में बात की। सिंथेटिक इक्विवेलेंट के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे।